हाँ तो बच्चों, मैं अशोक कुमार आज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में अगर केमिस्ट्री फर्स्ट के पेपर की बात करें तो बहुत छोटा बुक होती है आपकी, या बहुत छोटी बुक होती है जिसमें 5 यूनिट हैं। उनमें से जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी आज मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दी है, जिसमें टॉपिक्स और क्वेश्चन सेम ही होते हैं इनमें, तो सेम आप यहाँ से बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे बच्चों, मैं अगर बात करूँ यूनिट फर्स्ट की, आपको पता चल गया ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है। फर्स्ट पेपर हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, ये लो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यूनिट फर्स्ट की, तो बच्चों उसमें 2 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, या 2 इसमें सबटाइटल होते हैं। पहला होता है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में बंध, किन में? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल से बनने वाले यौगिक है उनमें। तो बच्चों उसमें से पहला टॉपिक मैंने आपको करवाया है वीबीटी की सीमाएं। दूसरा सीएफटी थ्योरी कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे होती है, वो आपको पढ़नी है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। उसके बाद सीएफएससी ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और सीएफएससी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ठीक है बच्चों। मेनली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ये फिर दूसरा जो छोटा सा एक टॉपिक होता है वो दिया हुआ है, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो केवल आपको ये बतानी है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब आपको पता है उष्मागतिकी के संबंध में पूछा जाता है, तो उसमें केवल आपको स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक और वर्ग समतलीय में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वर्ग समतलीय यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो बच्चों सारे क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता, और छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, जैसा नाम वैसे ही क्वेश्चन। अब बच्चों मैं बात करूं अगर सेकंड यूनिट की, तो उसमें भी 2 टॉपिक्स हैं, पहला दूसरा। पहला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। इसमें बच्चों आपको चुंबक के प्रकार, 3-4 प्रकार आपको पता ही है। लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लघु लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रति लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद चुंबकत्व और चुंबकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये मैंने चुंबकत्व आपको करवाया है, और इनको प्रभावित करने वाले कारक भी बिल्कुल आसान है। उसके बाद क्यूरी टेम्परेचर, नील टेम्परेचर, ये आपको पता ही है, बिल्कुल नॉर्मल। चक्रण मात्र सूत्र आपको पता ही है। चक्रण मात्र सूत्र बच्चों स्मॉल एस इजिकल टू रूट n+2, n यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ओके। उसके बाद बच्चों एलएस कपलिंग क्या है, एलएस कपलिंग मैंने डिटेल में आपको समझाई थी, और यह समझा देंगे आगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट रहता है बच्चों इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा में मैंने 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा आपको डिस्कस करेंगे, LMCT और MLCT। पहला होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और दूसरा होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो इनके बारे में आपको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम पढ़ने हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम में ये 2 आ गई। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा। दूसरा टर्म सिंबल आपको पता होने चाहिए। ये थोड़ा सा टर्म सिंबल निकालने के लिए आपको मैं बाद में बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ऑर्गेल डायग्राम, ये भी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप पढ़कर सेकंड यूनिट पूरी कर लोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी सेकंड यूनिट है, ठीक है बच्चों। अब यदि मैं थर्ड यूनिट की बात करूँ बच्चों, तो अब आपके हैं ऑर्गेलोमेटिकल केमिस्ट्री, मतलब इसका मतलब ये हो गया कारक धात्विक यौगिक। तो इनका सबसे पहले तो बच्चों नामकरण और वर्गीकरण क्या होता है, और फिर आपको केवल लिथियम, मैग्नीशियम, टिन और टाइटेनियम के कारक धात्विक यौगिकों की प्रॉपर्टीज, बनने की विधि और रासायनिक अभिक्रिया की आपको अध्ययन करना है। इनके अलावा बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन आपको इनको मेनली यही पूछे जाते हैं और यही आपको आने चाहिए। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड की संरचना और प्रकृति कैसी है, इनमें बंधन कैसा पाया जाता है, इनको डिटेल में हमेशा पूछा गया, आज तक रिकॉर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इसका बी पार्ट होता है बच्चों न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें आपको 3-4 टॉपिक्स तो पता होने ही चाहिए जो हमने 11वीं में पढ़े हैं। NP रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अनुपात, आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, रेडियो एक्टिविटी की उपयोगिता या एप्लीकेशन,
ये 4 टॉपिक्स आपने 11वीं में पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इनको भी अलग से देख लेना एक बार, क्योंकि अथवा में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको, लेकिन मेनली क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा। उसके बाद बात करेंगे बच्चों यूनिट नंबर 4 की, जिसमें है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आपको पता है किससे संबंध है, बायोलॉजी से संबंध है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन से होते हैं और लघु मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक और दीर्घ मात्रिक तत्व का वर्गीकरण कौन सा होता है। दीर्घ मात्रिक तत्व वो होते हैं बच्चों जो हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। और ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ये आयरन हो गया, निकल हो गया, ये सारे छोटे छोटे जो तत्व होते हैं जिनकी बहुत मिलीग्राम में आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, वो उनका वर्गीकरण आप देख लेना। दूसरा क्वेश्चन रहेगा बच्चों पोरफायरिन संरचनाएं कौन सी होती है, कहाँ कहाँ बनती है, तो हीमोग्लोबिन में और क्लोरोफिल में ये सारी संरचनाएं बनती है पोरफायरिन। ठीक है, पोरफायरिन संरचनाओं में आपको पता है 4 पायरोल रिंग होती है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना। और नेक्स्ट रहेगा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में अंतर और समानताएं। तो बच्चों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन नाम से ही स्पष्ट है, हीमोग्लोबिन तो HB, देखो ये है ना, ये दोनों, इनमें समानताएं, भिन्नता, इनकी संरचनाएं, कैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन का जैसे भंडारण करता है और ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है या परिवहन करता है। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु की जैविक भूमिकाएं। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की भूमिकाओं के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। इनके बारे में बस नॉर्मल डिटेल में बताना है कि कैल्शियम हमारे दैनिक जीवन में, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम पंप हो गया, इनके बारे में बच्चों आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद है बच्चों यूनिट नंबर 5, ये सबसे सबसे छोटी यूनिट है बच्चों, स्मॉलेट। ठीक है, और इसके बाद है यूनिट नंबर 5। इसके अंदर बच्चों आपको देखो मेनली तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा बेसिक से अलग है ये, आपको वैसे तो थोड़ा बहुत 11वीं में पढ़ाया जाता है। HSAB सिद्धांत। ठीक है, HSAB का हो गया हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत, कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। तो बच्चों इसका सबसे पहले तो कठोर अम्ल और क्षार, कठोर क्षार कौन से होते हैं, मृदु क्षार कौन से होते हैं, उनका वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट रहेगा पियर्सन का HSAB सिद्धांत। आपको पता है पियर्सन ने क्या बोला कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाता है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाता है। तो उनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। अम्ल क्षार सामर्थ्य और कठोरता और मृदुता, तो इनमें संबंध है, अम्ल क्षार की सामर्थ्य क्या होती है और इसमें कठोरता और मृदुता कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। विद्युत ऋणता और कठोरता और मृदुता में संबंध क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। इनसे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब ये मान लो आप ये 4 क्वेश्चन है इनमें से ही आएंगे, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और उसका दूसरा पार्ट होता है बच्चों सिलिकॉन एंड फॉस्फोजेंस, ये दूसरा पार्ट है। देखो ये तो A नंबर पार्ट हो गया, ये B है। तो B में देखो बच्चों ट्राईफॉस्फोजिन में बंध की प्रकृति पूछेंगे आपसे कि ट्राईफॉस्फोजिन कैसे बनते हैं, उनमें बंध की प्रकृति, और सिलिकॉन्स और फॉस्फोजिन से बनने वाले कार्बनिक बहुलक कैसे होते हैं, इनका क्या काम है। बस इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद। ये इतना पढ़ लो बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी पेपरों के बारे में वो डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।